हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन और हमारे लॉ रिवीजन सीरीज वीडियो में आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर 128 से 138 सेक्शन तक चलता है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 128 से। 128 कहता है हर कंपनी को प्रिपेयर करनी है तीन चीजें: बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनमें से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में आता है जो भी कैश बुक होता है हमारा, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल बुक अलग, परचेज बुक अलग, असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो बनाती हैं आइटम्स ऑफ कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा बुक्स एंड पेपर भी बनाना होता है, जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आ ही जाती है। उसके अलावा आता है आपका राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, रजिस्टर्स। ये चीजें ई मोड में मेंटेन की हो या पेपर मोड में मेंटेन की हो, कैसे भी चलता है। तीसरी चीज जो हम बनाते हैं वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है आपका बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ एक कंपनीज को नहीं बनाना होता है, दिल सी किनको नहीं बनाना होता है। ये तीन चीजें प्रिपेयर करनी है, तीन मैनर में प्रिपेयर करनी है। ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए आपकी बुक्स। अक्रूवल बेसिस पर बनाना है हमको, मतलब हर चीज कैश रिसीव होने के बाद नहीं, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। डबल एंट्री, हर चीज जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट भी होगा। तो ये तीन मैनर ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है आपका। क्या तीन चीजें बनानी है, कैसे बनानी है ये देख लिया। कहाँ बना के रखनी है ये बुक्स हमको? प्लेस होगी आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अगर आप चाहें तो कहीं और भी आप एनी अदर प्लेस इन इंडिया में भी अपनी बुक्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं। बस आपको ये करना होगा कि आपको रजिस्ट्रार को 7 डेज के अंदर अंदर फुल एड्रेस भेज देना होगा कि आपने इंडिया में और कहाँ वो बुक मेंटेन करी है। ब्रांच, अब जैसे बैंक्स वगैरह रहते हैं उनकी तो कितनी सारी ब्रांचेस रहती है, सबकी बुक्स अगर एक जगह मेंटेन करनी पड़ी तो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने उनको ऑप्शन सजेस्ट किया। हमने कहा है अगर ब्रांच की बुक्स आप ब्रांच पे रखना चाहते हैं तो प्लीज कीप एट ब्रांच इटसेल्फ, बट आप उसके समराइज रिटर्न्स हमको पीरियोडिकली उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजते रहना या उस प्लेस पे भेजते रहना जहां हमने बाकी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हैं। प्लेस हो गया हमारा कि कहां पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कितने सालों के लिए हमें ये बुक प्रिजर्व करनी है। 8 इयर्स तक कोई भी कंपनी अपनी बुक्स प्रिपेयर करके रखती है। 8 फाइनेंशियल इयर्स तक। 8 साल बाद आपके सारे पाप धुल गए, आप गंगा नहा लिए, आप उन बुक्स को हटा सकते हो। सिमिलरली, लेकिन अगर आपकी कंपनी 8 साल के लिए बनी ही नहीं है तो ऑफकोर्स आप नई बुक्स कहां से लेकर के आओगे? जो साल हुआ ही नहीं है वो पैदा थोड़ी करेंगे अपन बुक्स। तो कम पीरियड के लिए भी रखना पड़ सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आपको लॉन्गर देन 8 इयर्स के लिए भी बुक्स मेंटेन करनी पड़ सकती है। एक बार बैंड बज गई, एक बार किताबें खुल गई, फिर तो भैया जब तक गवर्नमेंट बोलेगी यू विल हैव टू प्रिजर्व योर बुक्स। प्रिपरेशन, मैनर, प्लेस, ये सब होने के बाद में अब डिस्कस करते हैं कि क्या ये किताबें फिजिकली मेंटेन होनी जरूरी है या इलेक्ट्रॉनिक साधन चलेगा। भाई आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स बिल्कुल रख सकते हैं, बस कुछ शर्त है हमारी। वो शर्तें क्या है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बुक्स जो है वो इंडिया के अंदर एक्सेसिबल होनी चाहिए। दे शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। गाइस उसका फॉर्मेट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए जैसे वो ओरिजिनली था। कंप्लीट होनी चाहिए किताबें, बिल्कुल अनऑल्टर्ड होनी चाहिए आपकी किताबें। पढ़ने में आनी चाहिए यानी लेजिबल होनी चाहिए। इसका बैकअप एक ऐसे सर्वर पर रखना जो फिजिकली इंडिया में लोकेटेड है, और तब तक बच्चों इसको फेंकना मत किताबों को जब तक लॉ नहीं कहता, यानी यू कांट डिस्पोज इट। घबराहट तो चालू रहेगी आपकी जब तक के 8 साल नहीं हो जाते, जब तक लॉ नहीं बोल देता। देन आरओसी को आपको वो भी फाइल करना है कि आपने ये जो डिटेल्स, ये जो इंसान, ये जो कंपनी है जिसके पास से आपने सॉफ्टवेयर लिया है, जिसके पास आप ये बुक्स मेंटेन करवा रहे हैं, मतलब आपके सर्विस प्रोवाइडर का नाम, आईपी एड्रेस, लोकेशन। इनफैक्ट अब तो नया रूल आ गया है कि सभी कंपनीज को मेंटेन करना होगा एक ऐसा ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें होता है फीचर ऑडिट ट्रेल का।
ऑडिट ट्रेल मतलब भैया किस दिन कितने बजे किस आदमी ने लॉगिन किया था सिस्टम में और कौन सी एंट्री एंटर की है, एडिट की है, डिलीट की है, उसका पूरा पूरा लॉग मेंटेन करना होगा। अगर आपने ऐसा लॉग मेंटेन नहीं किया है तो वैसा सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ये सारी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनीज को ही हमने अल्टीमेटम दे दिया। ऑल्सो हमने ये भी कहा है कि वो ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं हो सकता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हमें बुक्स रखनी है, ये बात मतलब प्रेपरेशन, मैनर, प्लेस, ई फॉर्म, प्रेजर्वेशन हमारा हो गया। कौन है जो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? डायरेक्टर है। डायरेक्टर्स को परमिशन है कि वो बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स को। लेकिन ये कंपनी की बुक्स की बात हो रही है। अगर बात होती कंपनी की सब्सिडियरी की बुक्स की, तो वो सब्सिडियरीज के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ऑथराइजेशन जिस इंसान के पास होगी, केवल वही बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर कल को डायरेक्टर को कुछ डिटेल्स चाहिए, कोई भी डिटेल जो इंडिया के बाहर मेंटेन्ड है, 15 दिन के अंदर अंदर वो इन्फो डायरेक्टर के पास पहुंचाई जाए। याद रखिएगा, परमिशन केवल डायरेक्टर के पास है, मतलब वो किसी अटर्नी, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव को यूज नहीं कर सकता है। एम्प्लॉइज को पूरी तरीके से सभी असिस्टेंस जितनी मदद दे सकते हैं वो देनी चाहिए इनको इंस्पेक्शन करने में। कुछ लोग हैं जिनको हमने इस सेक्शन का जिम्मा दे दिया है। कौन है वो लोग? और अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो क्या होगा उनके साथ? 4 लोग हैं जिनको हमने इस सेक्शन के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। बहुत ही लॉजिकल। एमडी, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर अगर आप फाइनेंस के हो तो भैया, क्योंकि फाइनेंस वालों का ही मेन काम है बुक्स वगैरह बनाना, इसीलिए तो हमने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा एनी अदर पर्सन, अगर बोर्ड ने ये ड्यूटी उसको दी है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी आपको लग जाएगी। इसके साथ आपका सेक्शन 128 कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 129 जो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वी वर डिस्कसिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। कौन है वो कंपनीज जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है? जरा उन पे एक नजर मार लेते हैं। छोटी छोटी कंपनीज, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी, इनको हम बर्डन नहीं देना चाहते एक्सेसिव कंप्लायंस का, तो इनको हमने कहा भैया आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। डोमेंट कंपनी तो वैसे भी क्या काम करती है, 1% कंपनी में तो कितना ही कैश आवागमन हो जाएगा, और स्मॉल कंपनी तो छोटी सी है। इसके साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी अगर स्टार्टअप है, उसको भी हमने मोटिवेशन दिया है कि भैया तुम बनाओ तो सही कंपनी, मत बनाना कैश फ्लो, चलेगा। 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन देखने के बाद ना लेट अस सी कि ये सेक्शन किसको किसको लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी को बनाना है, मगर एडवांस अकाउंट्स में आप पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी का भैया अकाउंट्स अलग ही दिखता है, मतलब इन्हें कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 फॉलो ही नहीं करना। इन 3 तितलियों को यहां से हटा दो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें सेक्शन 129 लगता ही नहीं है। उनके अलावा जितनी भी कंपनीज है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी 3 तरीके से, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, एएस अंडर 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए भैया, शेड्यूल 3 फॉलो करना चाहिए आपने। अगर ये तीनों फॉलो हुआ है तो बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता देगा कि कोई भी एंट्री कैसे पास होनी चाहिए। सपोज आप उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होते डेविएट, हल्का सा भी डेविएशन आपने दिखाया तो प्लीज रीजन बताइए कि क्यों आप वो प्रोविजन उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे और उसका क्या इफेक्ट होगा। डेविएशन, रीजन, इफेक्ट, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। ये सेक्शन का नाम सिर्फ एफएस नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बाकी का पूरा सेक्शन तो सीएफएस के बारे में ही है। व्हाट इज दिस सीएफएस, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। हर साल हम लोग ना एजीएम पर एफएस ले करते हैं। एट एजीएम एवरी ईयर वी ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं नजर गड़ा के बैठे होते कि पता चलेगा उन्हें पूरे साल में कंपनी ने क्या किया। इसके साथ कंपनी एफएस के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट बनाती है विच इज कॉल्ड द सीएफएस। व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर आप एक होल्डिंग कंपनी हो और आपकी 2-4 सब्सिडरियां हैं, यानी आपने इन्वेस्ट करके रखा है 50% से ज्यादा इन कंपनीज में, तो इनका भी तो कमाया हुआ प्रॉफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्डिंग के शेयर होल्डर्स का ही होता है। तो यार हम कभी कभी ना ऐसा जानना चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इनका मिलाकर कैसा रहा प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, इन सब की लैंड जोड़ देते हैं, बिल्डिंग जोड़ देते हैं, इनकम जोड़ देते हैं, एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं और एक इकट्ठा करके बैलेंस शीट बना देते हैं, पीएनएल बना देते हैं। उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हर कंपनी जिसकी भैया सब्सिडियरियां है, बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई भजाई है, एसोसिएट्स है, तो उनको बनाना ही पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त 2 चीजों का ख्याल रखेंगे। जैसे एफएस बनाते वक्त ट्रू एंड फेयर,
एएस फॉलो करना है और शेड्यूल 3 फॉलो करना है। ये 3 चीज हम पढ़ के आए इसके पहले पेज पर। वैसे ही गाइस सीएफएस बनाते वक्त भी यही 3 चीजों का ख्याल रखना है। ट्रू एंड फेयर तो खैर होना ही चाहिए, बोलने की बात ही नहीं है, बट इसके अलावा 2 चीजें सीएफएस बनाते वक्त भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। एएस 21, 23, 27 ये सब जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी, अलग अलग एएस के अंदर में इनके बारे में डिटेल्स दे रखी है। तो सीएफएस बनाते वक्त आपको एएस कंप्लाई करना है और आपको शेड्यूल 3 में भी फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे जोड़ते हैं इन चीजों को, कैसे सीएफएस बनता है, आपको वो भी फॉलो करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है कि कंपनी है जो एएस के लिमिट में फॉलो ही नहीं करती, मतलब वो कह रही है कि क्योंकि मुझे एएस फॉलो ही नहीं करना तो मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना ही बनाऊं। तो आपको उसको ये बताना होगा कि सर आपको एएस नहीं लगता है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको शेड्यूल 3 कंप्लाई करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा अगर आपकी सब्सिडियरी है तो। सो एवरी कंपनी हैविंग सब्सिडियरी उसे बनाना ही पड़ेगा। 2 चीजें फॉलो करके अपन बनाते हैं, एक शेड्यूल 3, दूसरा एप्लीकेबल एएस। अगर आपको एएस नहीं लगता तो आप केवल शेड्यूल 3 का कंप्लायंस करके आगे बढ़ सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट डिटेल दैट आई हैव टू टेल यू, सबके पास समय नहीं होता कि वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े, तो वो लोग क्या करते हैं, आई शो यू, इस टाइप से एक सिंगल पेज पर एओसी 1 फॉर्म बना लेते हैं। इस एओसी फॉर्म में क्या होगा कि आपकी जितनी भी जॉइंट वेंचर है, जितनी भी सब्सिडियरीज है, एसोसिएट्स है, इनकी सिंगल पेज में सारी डिटेल दे दो, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंसोलिडेटेड एफएस बनाने की, मतलब पढ़ने की। बनानी तो हर कंपनी को है, शेयर होल्डर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ एओसी 1 के अंदर में जो सेलिएंट फीचर्स है ना, सिंगल पेज में सभी सब्सिडियरीज की डिटेल पढ़ सकता है। अब मैं आपको बता दूं किस किस को एग्जेम्पशन मिला हुआ है भैया सीएफएस बनाने से। देयर आर सर्टेन कंपनीज जिनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि भाई आपको सीएफएस बनाने की जरूरत ही नहीं। कौन है ये कंपनियां जिनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आओ देख लेते हैं एक बार। लेट मी यूज दिस पेज टू मेक अ डायग्राम जिससे आप और इजीली समझ पाएंगे। ये एक मेरी कंपनी है, कंपनी एक्स, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि इसे सीएफएस बनाना है कि नहीं। तो इसको 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तीनों रूल फॉलो हो जाते हैं तो कंपनी एक्स सीएफएस नहीं बनाएगी तो चलेगा। तीनों रूल्स क्यूमुलेटिव है, तीनों फॉलो करने। रूल नंबर 1, कंपनी एक्स लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिस्टेड को जीवन में हर नियम से भी फॉलो करने बोलता है। ना लिस्टेड होनी चाहिए, ना प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में होनी चाहिए, प्रोसेस में भी नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2, इसने अपने सभी शेयर होल्डर्स को मैसेज किया होगा, ऑल शेयर होल्डर्स जितने भी शेयर होल्डर्स है सबको लिखित रूप से ये मैसेज किया है दैट वी आर नॉट मेकिंग सीएफएस, नॉट मेकिंग सीएफएस। और एक भी बंदे ने पलट के ऑब्जेक्ट नहीं किया होना चाहिए। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गई आपकी, दैट रिटर्न में सबको इंटीमेट किया गया है। प्रूफ है भाई हमारे पास कि हमने सबको इंटीमेट किया है, और एक ने भी रिटर्न में मना नहीं किया कि भाई हमें सीएफएस की जरूरत है या बनाओ, किसी ने जिद नहीं किया। और रूल नंबर 3 ही सबसे बढ़िया रूल है। अब देखो ये कंपनी है तो इसकी सब्सिडियरी तो होगी ऑफ कोर्स, तभी जाके हम सीएफएस बनाने की बातें कर रहे हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि इस कंपनी की होल्डिंग भी होनी चाहिए कोई तो, और इस होल्डिंग ने अपना प्लस कंपनी एक्स प्लस उसकी सब्सिडियरी का सबका मिला के ऑलरेडी एक सीएफएस बना दिया होगा, जिसमें एएस शेड्यूल 3 सब फॉलो हो गया होगा, और उसने ये चीज आरओसी के पास फाइल भी कर दी होगी मजे से। तो जब आपकी बाप कंपनी ने ऑलरेडी सब डिटेल फाइल कर दिया है तो फिर आपको अलग से वो सारी डिटेल वापस बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके साथ हमारा एग्जेम्पशन क्लियर होता है कि किसको किसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। सीएफएस को बाकी रूल्स तो एज इट इज लगते हैं। मजे की बात 129 में सेम पीपल आर रिस्पॉन्सिबल जो 128 में थे, इनफैक्ट पेनल्टी भी सेम ही है। पहले तो इम्प्रिजनमेंट भी सेम थी, पर अब 128 में से जेल टाइम हटा दिया है। तो 129 में अलग से आप याद रख लीजिएगा कि अगर 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं करोगे तो 1 साल की जेल भी यहाँ पे आपको हो जाएगी, इन 4 लोगों को जिन्होंने ये नहीं बनाया होगा। 129 के बाद एक बहुत ही टाइम पास 129A सेक्शन इंसर्ट किया है, जिसमें अभी तक रूल्स नहीं इंसर्ट हुए हैं। रूल्स इंसर्ट होने के बाद इस सेक्शन की रेलेवेंस आएगी। भाई जैसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनीज को अब बोला है कि अब आपको फाइनेंशियल रिजल्ट बनाने होंगे। कितने पीरियड में बनाने होंगे अभी तक बताया नहीं है, आगे बताएंगे कितने कितने पीरियड में फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने हैं, बना के बोर्ड से अप्रूव कराना है कितने कितने पीरियड में, वो भी अभी तक नहीं बताया, बताएंगे। उसका ऑडिट तो शायद मुश्किल हो जाएगा, पर उसका लिमिटेड रिव्यू हम हर चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे।
ये भी कब करवाना है वो भी आगे बताएंगे, अभी तक बताया नहीं, सिर्फ बताया एक बात है कि जो भी रिजल्ट बनाओगे, जो भी ऑडिट या रिव्यू करवाओगे, बस पंचायत यानी रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देना अलोंग विद सच फीस, जो भी हम आपको बता देंगे। 30 दिन में पंचायती को बताना है जो भी करोगे, बस ये एक चीज नक्की हुई है, बाकी सब नक्की होना बाकी है। तो 129A के जब रूल्स आएंगे तब जाके ये सेक्शन थोड़ा काम का बनेगा, अभी तक तो ये ऐसे ही है। सो वी डन विद 128, 129 एंड 129A। अब बात करते हैं सेक्शन 130 की। सेक्शन 130 कहता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अभी ताजा ताजा बनाकर आए हो ना, उसका हम करवा सकते हैं रिवीजन। कौन करवाएगा रिवीजन, पहले उसकी बात बताती हूँ मैं आपको। देयर आर 5 पीपल जिनको तुम्हारे ये बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉब्लम हो सकती है। उन 5 लोगों में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी अगर आप लिस्टेड हो तो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज अगर आपने टैक्स का कोई घपला किया है तो, और भी कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर वो आप पे रूल करती है तो, और ये 5th पॉइंट एनी अदर पर्सन के लिए हमने जगह छोड़ दी। ये लोग किसके पास जाएंगे? कंपनीज के केस में सारी कंप्लेन होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, तो एनसीएलटी के पास जाएंगे ये पांचों में से कोई भी। और क्या कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन ये करेंगे कि भैया हमें तो लग रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है ना, वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बनी है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड आर फ्रॉड्यूलेंट, या कंपनी का अफेयर्स इतना मिसमैनेज हुआ है, इतना मिसमैनेज हुआ है कि भैया अकाउंट्स ही गड़बड़ है। आप खुलवाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप देखो खुद। जैसे ही एनसीएलटी को ये मिलेगा नोटिस, वो जिससे भी ये नोटिस मिला, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, तो वो बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। लाइक विल गो टू द इनकम टैक्स ऑफिसर्स, विल गो टू द सेबी, सबको इन्फॉर्म कर देगा। एप्लीकेंट को भी बता देगा, कंपनी को भी बता देगा कि भाई तेरे तरफ भूचाल आ रहा है, तो तैयारी कर ले। सब लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे। एनसीएलटी मस्त पॉपकॉर्न लेके बैठेगा, सुनेगा सबकी, करेगा खुद की, डिसाइड करेगा कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोबारा रिवाइज या रिकास्ट करने हैं, और वही रिवाइज रिकास्ट बुक्स फाइनल हो जाएंगे। अब ऑफ कोर्स ये बात जरूरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले कितने सालों की खुल सकती है। जब हमने मेंटेन ही 8 फाइनेंशियल ईयर्स की करी है तो उतनी खुल पाएगी ना। हालांकि अगर इंस्पेक्शन चालू था और बुक्स उससे भी पुरानी पड़ी थी तो बियॉन्ड 8 ईयर्स वाली भी हम खुलवा सकते हैं। ये था मैंडेटरी रिवीजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अब हम लोग एक अलग सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें वॉलंटरी रिवीजन हो रहा है, हम अपनी मर्जी से बुक्स को चेंज कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन 131। भैया 131 के अंदर में दो चीजें अट्रैक्ट होती है। एक अट्रैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप बनाते हो 129 के अंदर। अभी तक जो सेक्शन था वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का था, अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। दूसरा बोर्ड रिपोर्ट जो आप बनाते हो 134 में। इन दोनों में से किसी एक सेक्शन की किसी एक बात का कंप्लायंस नहीं हुआ होगा तो उस केस में अगले 3 साल तक, मतलब पिछले 3 सालों की बात कर रहे हैं, ये पिछले 3 साल के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं हम लोग। कौन कर सकता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स को रियलाइज हुआ यार मैंने शायद कोई एएस का उल्लंघन कर दिया, या मैंने शेड्यूल 3 का कोई डिस्क्लोजर नहीं किया ढंग से, या बोर्ड रिपोर्ट में कोई एक बात बतानी रह गई, ऐसा कुछ भी डायरेक्टर को रियलाइज होता है तो वो इनको अमेंड करने की कोशिश करेगा। बट अगर वो अकेले अकेले अमेंड कर लेगा तो फिर तो यार हर साल कंपनीज ऐसा ही करेगी ना, इनकम टैक्स को दिखाने के लिए कुछ और बुक्स बनाएगी और बाद में उसे खुद से रिवाइज कर देगी। तो हमने साफ मना कर दिया कि आप खुद से रिवाइज तो कर ही नहीं सकते हो। ये रिविजन करने के लिए आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल अगर आपको हाँ कर देता है तो फिर आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के बाद प्लीज एक इंसान है जो आंखें बिछाए बैठा है जिसको आपको बताना पड़ेगा, दैट इज रजिस्ट्रार। अब आप खुद सोचो कि अगर आप ट्रिब्यूनल के पास जाके बोलोगे उसको कि मेरे को तो पुरानी बुक्स रिवाइज करनी है, तो ट्रिब्यूनल को टेंशन हो जाएगी और वो सबसे पहले इनकम टैक्स अथॉरिटीज को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि देखो देखो ये कंपनी आई थी ऐसा ऐसा बोल रही थी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम भी देख लो। गाइस वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन अबाउट दिस इज एक साल में एक बार ही एक साल के रिलेटेड अमेंडमेंट आप ऐसा कर सकते हो। तो 130 और 131 का कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझ लेना चाहिए। 130 और 131 में क्या फर्क था, आओ एक बार वो नोट कर लेते हैं। 130 वाज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 128 section. 131 was about financial statements which was about 129 and board report which was about 134. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरी आपको चेंज करने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई आपकी कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपने अपनी वॉलंटरी मर्जी से चेंज करने का कहा है। ये सेक्शन इसीलिए आप पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर्स को अट्रैक्ट करता है, ये सेक्शन में केवल 3 फाइनेंशियल ईयर्स। इसमें कितनी भी बार एक साल में चेंजेस हो सकते हैं, रिवाइज रिकास्ट फाइनल होगा, इसमें एक साल में केवल एक बार ही। इसमें 5 लोग में से कोई लोग कंप्लेन करता है तब होता है, इसमें हम लोग अपनी मर्जी से खुद अप्लाई करते हैं।
दैट्स इट, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन 130 एंड 131. अब शुरू करते हैं अगला सेक्शन विच इज 132, NFRA. नफरा, आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया. ऐसा आईसीआई कह रही है नफरा को. बिकॉज एक समय था आईसीआई के पास ही सारा पावर था एएस ऐसे सब डिफाइन करने का. अब क्या हो गया, नफरा ने हमसे ये सब छीन लिया. कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की करामात की वजह से हमारी पूरी बिरादरी बदनाम हो गई. गवर्नमेंट का हम पे से थोड़ा भरोसा कम हो गया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नफरा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको हमने काफी साल तक डेफर किया, बट अब से 2018 में उसके बाद में ये एक्टिव हो ही गया सेक्शन. अब से नफरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाएगा, और हम जो काम आईसीआई जो काम किया करता था अब नफरा करेगा. Also, ICI was going a little soft on the chartered accountants, so we needed another body to चाबी टाइट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की. तो नफरा अब क्या करेगा, ना सिर्फ वो एएस और ऐसे का रिकमेंडेशंस देगा, बल्कि वो एनफोर्स कराएगा हमसे कंप्लायंस. वो करवा के रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोल के रहेगा कि तुम ऐसे ही करो ऑडिट. वो हम लोगों की क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवरसी करेगा. और नफरा के अंदर में चेयरपर्सन, 15 मैक्सिमम मेंबर्स, ये सब लोग मतलब कितने कितने होंगे वो बताया हुआ है. एनएफआरए में चेयरपर्सन मेंबर्स होंगे. एनएफआरए के एक एक मेंबर को लिख के देना होगा कि ना भैया मेरी किसी सीए फर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं सबको बढ़िया तरीके से पनिश कर सकता हूँ. इसीलिए वो ये भी लिख के देगा कि ड्यूरिंग माय अपॉइंटमेंट इन एनएफआरए एंड 2 साल बाद तक भी मैं किसी सीए फर्म में जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं ब्राइब खाऊंगा ही नहीं, मैं किसी के यहाँ ज्यादा सैलरी के लिए जाऊंगा ही नहीं. एनएफआरए के पास इतनी पावर्स है कि वो किसी भी केस को सुओ मोटो स्टार्ट कर सकते हैं. और एक बार एनएफआरए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो और कोई बॉडी वहां पे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी अपने प्रोसीडिंग्स. एनएफआरए के पास कोर्ट वाले पावर है. इट कैन डिस्कवर एंड प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट कैन समन पीपल, शपथ गीता की कसम खिला के उनपे ओथ पे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनकी बुक्स रजिस्टर एग्जामिन कर सकते हैं. अब सबसे बुरी बात, अगर कोई सीए मिसकंडक्ट में पकड़ा गया तो उसे पेनल्टी क्या है. अगर आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 लाख से 5 गुना फीस तक का. अगर आप फर्म हो तो ज्यादा पेनल्टी लगेगी, 5 लाख से 10 गुना फीस तक का. और इसके बाद सबसे खतरनाक बात, डिग्री हासिल करने में साला तुमको 6-7 साल लग गया, पर एनएफआरए 6 महीने से 10 साल तक के लिए तुम्हारा नाम कटवा सकते हैं इंस्टीट्यूट की रजिस्टर में से. बट चिंता मत करो, अगर तुम दुखी हो, अगर तुम परेशान हो नफरा से, तो कोई बात नहीं, तुम एनसीएलटी के पास जाओ, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ. एनएफआरए मिलेगा, सीजी सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है. ये सब बेसिक बातें नफरा के बारे में. नफरा की ये यहां से लेकर के ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आईईपीएफ वाला सेम है. इनफैक्ट सारी गवर्नमेंट बॉडीज का ये सेम ही होता है. नफरा बुक्स कैसे बनाएगा, जैसे सीएजी उसको बनाने बोलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सीएजी को ही उसका ऑडिट करना है. ऑडिटेड अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट दोनों नफरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा इस चीजों के बारे में. अब मैं आपको बता दूं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो नफरा के गैम्बिट में फंस गई है. क्योंकि देखो एएस कंपनीज को फॉलो करना होता है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिटर्स को फॉलो करना होता है, और नफरा तो दोनों के लिए आ गया ना. तो वो कौन कौन सी कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट है जो एनएफआरए की गवर्नेंस में फंस चुकी है. सबसे पहले सारा गुना तो दुनिया में लिस्टेड नहीं किया होता है, तो लिस्टेड कंपनी सारी फंस गई. अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो फिर आपको लिमिट दिया है. लिमिट कितना दिया है मैं जरा बताती हूँ आपको. खुद का लगाया हुआ पैसा 500 करोड़, पेड अप कैपिटल 500 करोड़ और मोर, मांगा हुआ पैसा डिवेंचर डिपॉजिट वगैरह से 500 करोड़ और मोर. मतलब खुद का लगाया हुआ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, मांगा हुआ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, और सबसे बड़ी लिमिट हमेशा होती है बेचते कितना हो तुम, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा. ऐसी कोई भी कंपनी रही तो वो एनएफआरए के अंडर फंस जाएगी. दूसरी बात, 3 तितलियां बच के कहां जाऊंगी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एनएफआरए के अंडर ही आओगी. और कोई भी कंपनी है जो स्पेशल एक्ट से बनी है उसको भी एनएफआरए के चंगुल में फंसा देंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आके नफरा को कुछ कंपनीज की चापली करेगी, वो कंपनीज भी यहीं फंस जाएंगी. एक मस्त रूल है कि एबीसीडी ऊपर दिए गए चारों जो प्रोविजंस जो कंपनीज फंसी हैं, अगर इनकी कोई फॉरेन में सब्सिडियरी है, कंट्री के बाहर है, फिर भी उस पे नफरा नहीं छोड़ रहा, नफरा उसके भी पीछे पड़ गया. कब, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और उस फॉरेन सब्सिडियरी ने इतना जबरदस्त पैसा कमाया कि वो पूरी कंपनी का 20% तो वो अकेले कमा के दे रही है, कंसोलिडेटेड इनकम का 20% वो सब्सिडियरी कमा के दे रही है, या कंसोलिडेटेड नेटवर्थ का 20% उसका है. इतनी बड़ी अगर कंपनी है
पकड़ लो, एनएफआरए की गैम्बिट में आ जाओगे। और मजे की बात, एक बार जो एनएफआरए की लिमिट्स में आप फंस गए, अगले 3 साल तक अगर आप ये लिमिट से बच भी जाओगे तो भी आप एनएफआरए के अंडर ही रहोगे। और खुदा ना खास्ता अगर 3 साल के अंदर वो लिमिट वापस लग गई आपको तो मजे करो, फिर आप एनएफआरए के ही अंडर रहने वाले हो। ठीक है, अगले प्रोविजन पर चलते हैं। 132 हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है 133। 133 बहुत ही सिंपल है, जो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भैया हर कंपनी को फॉलो करना है। पहले ऐसे होता था कि आईसीआई सीधा प्रिस्क्राइब कर देता था, अब आईसीआई सिर्फ रेकमेंड करता है, क्योंकि देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी है और हम लोग ही सीख रहे हैं सबसे ज्यादा अकाउंट्स, तो अपना ज्ञान तो हम लगाएंगे ही। प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम काफी इंस्पायर्ड है, तो वहां का कंटेंट हम ले लेते हैं, इंडिया के हिसाब से जितना रेलेवेंट होता है लगा देते हैं। आफ्टर रिकमेंडिंग दिस एनएफआरए इसको एग्जामिन करता है। एनएफआरए बराबर तरीके से इसको एग्जामिन करके खुद के रिकमेंडेशंस देता है। एनएफआरए हमारा पूरा चेकिंग करेगा, खुद के रिकमेंडेशंस देगा और फिर सीजी भी जाके देखो एग्जामिन करके उसी को कंसल्ट करेगा और फाइनली एएस प्रिस्क्राइब कर देगा। 133 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज 134 बोर्ड रिपोर्ट। अब देखो बोर्ड रिपोर्ट का क्या सीन है, काश ऐसा होता कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेक्शन 129 में ही पड़ जाता, पर इन्होंने बनाने 129 में बोला है एफएस, लेकिन अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के थोड़ी होता है, उस पे साइन वाइन नहीं करोगे जब तक जेन्युइन कैसे पता चलेगा। मैं तो एक कागज पे लिख के नंबर्स लिख के बोल दूंगी ये तो रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पर ऐसे थोड़ी हो जाता है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियल या जेन्युइन है कि नहीं वो तब पता चलता है जब उस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साइन रहती है। सो देयर इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस। 31 मार्च को साल खत्म हुआ, उसके बाद पूरे एफएस सीएफएस बनते हैं। बनने के बाद बोर्ड उसको अप्रूव करता है कि हाँ भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ गए राउंड टेबल पे, सबने देखा, बोले एकदम बढ़िया बने हैं डॉक्यूमेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अब सारे लोग तो साइन करेंगे नहीं, इतनी जगह तो हर पेज पे होती नहीं है, तो इट विल बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड बाय सम पीपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है कि कौन लोग साइन करते हैं, हु आर द पीपल हु ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भैया बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी चेयरपर्सन, मगर चेयरपर्सन को औकात होनी चाहिए, मतलब मस्ट बी ऑथराइज बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड ने चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं किया तो वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी, उसको रिप्लेस करने के लिए 2 डायरेक्टर्स लग जाएंगे, और 2 डायरेक्टर्स में से एक तो एमडी होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसके अलावा सीईओ, यार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, काम कर रहा है, उसकी साइन तो लो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर सीईओ अगर बोर्ड मीटिंग में बैठा होगा, कब बैठा होगा, जब वो डायरेक्टर होगा तब, तो अगर वो डायरेक्टर है तो वो भी साइन करेगा। तीसरी चीज बोल दी है सीएफओ, सीएफओ अगर अपॉइंट हुआ है तो, और सीएस अगर अपॉइंट हुआ है तो। पर ये इतने भाड़े के लोग मैं 1% कंपनी में खरीद के लाऊं क्या, कहां से आएंगे इतने लोग, तो 1% कंपनी में एक डायरेक्टर है वही साइन कर देगा तो भी चलेगा। साइन कर करा के भैया बुक्स एकदम जमा के एफएस में सीएफएस जोड़ के ऑडिटर को दे आओ। ऑडिटर उसका एक एक कोना पढ़ेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा, बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बने हैं कि नहीं, पीछे जोड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट। तो एफएस सीएफएस ऑडिट रिपोर्ट, उस पे बोर्ड अपना जोड़ देगा बोर्ड रिपोर्ट पीछे। फिर जाके कहीं ये डॉक्यूमेंट्स इशू सर्क्यूलेट या पब्लिश होंगे शेयर होल्डर्स के पास या रजिस्ट्रार के पास, हम उसके बाद में ही भेजेंगे। तो 134 का एक हिस्सा तो ऑथेंटिकेशन ऑफ एफएसबी है। अब जाके 134 का ओरिजिनल हिस्से पे आती हूँ विच टॉक्स अबाउट बोर्ड रिपोर्ट। अब क्या है ना कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती है, बोर्ड रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आती है। एक ओरिजिनल बोर्ड रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि कैसी दिखती है बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहते हैं कंपनी के खुद के बेसिक्स, कि मैंने इस साल कैसा काम किया, नॉट ओनली खुद के, कंपनी के खुद के स्टेट ऑफ अफेयर्स, ऑपरेशंस कैसे रहे, हाईलाइट ऑफ परफॉर्मेंस, पर हाईलाइट खुद की कंपनी की तो रहती है, उसके बाद आप हाईलाइट सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की भी देते हो। सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर की भी फुल हाईलाइट्स और डिटेल्स आती हैं। इसके अलावा एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है जिसके अंदर की चीजें भी बहुत जरूरी है, ये तो अपन वर्ड टू वर्ड याद करेंगे। शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड को लिखनी पड़ती है। रिलेटेड पार्टी के साथ इस साल क्या कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स किए थे वो आता है इसके अंदर। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या भलाई किया तुमने देश के लिए, खुद का रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या किया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ढंग से लगाए कि नहीं, चल रहे हैं कि नहीं, कौन कौन से डायरेक्टर्स केएमपी हैं जो इस साल छोड़ के चले गए,
कौन कौन से नए डायरेक्टर केएमपी जुड़े, कौन कौन सी सब्सिडरी इस साल हमारी सब्सिडरी नहीं रही, कौन कौन सी नई जुड़ी। अच्छे खासे डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। देन अगर ऑडिटर ने हमारे ऊपर कोई कमी निकाली है तो बोर्ड अपनी सफाई इसके अंदर देता है। साल में कितनी बार बोर्ड मिला, 6 मीटिंग्स हुई, इसके अलावा कमिटीज में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या है वो डिटेल्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी अगर दिया है उसकी डिटेल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, एनुअल रिटर्न का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आप अटैच कर दो या फिर उसका वेबसाइट एड्रेस दे दो तो भी चलेगा। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें, कितना डिविडेंड बांटा है, कितना रिटेन कर लिया है। तो बोर्ड रिपोर्ट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स दे रखी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी नई सब्सिडरी बनी है इस साल, कौन छोड़ के चली गई है, कौन नए डायरेक्टर्स बने हैं, कौन छोड़ के चले गए हैं, ऑल दोस डिटेल्स आर गिवन। सीएसआर प्रोजेक्ट्स की डिटेल दे रखी है, आपको बेसिक याद कर लेना है। 4-5 चीजें मैं बता देती हूँ जो आप ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले साल में कितनी बार बोर्ड मिला, दूसरा डिविडेंड कितना बांटा, कितना रिजर्व्स में डाला, तीसरा 143 सबसेक्शन 12 में डिटेल ऑफ फ्रॉड जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, पांचवा आप इसके अंदर में डाल सकते हो फाइनेंशियल हाइलाइट्स या समरी जो यहाँ पे इस तरफ दे रखी है, फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, कौन डायरेक्टर बने, कौन छोड़ के गए, ये भी याद रख सकते हो। दैट्स इट, इतना इन्फो अगर आपने याद रख लिया तो बहुत है आपके लिए। ओपीसी के केस में इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनती, बहुत सिंपल बोर्ड रिपोर्ट बनती है, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं रहती, सिर्फ ऑडिटर ने अगर हमारे ऊपर कोई कमी निकाली है तो हम उसका जवाब उसको दे देते हैं। इसके अलावा मैं आपको कह रही थी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका हम वर्ड टू वर्ड एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाले। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में 6 चीजें डायरेक्टर्स लिख के देते हैं, कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को शॉर्ट में बताऊं तो ASAP, AAR, GCAIFCL&R। डायरेक्टर कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने सारे फॉलो कर दिए, अगर कहीं डिपार्चर हुआ है तो मटेरियल डिपार्चर का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है भाई। दूसरा AP, अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने सारी कंसिस्टेंटली लगाई है, जितने भी एस्टिमेट है हमारे सारे रीजनेबल है। तीसरा मैंने सारे एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं ताकि मेरे एसेट चोरी ना हो, कोई तरीके का फ्रॉड ना हो। चौथा सारे अकाउंट जो बने गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने। पांचवा और छठा एकदम एक जैसा पॉइंट है, एक फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर है, एक लॉज को लेकर है, कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स और लॉज जो हैं हम उनको संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए हमने एडिक्वेटली लगाए भी हैं सिस्टम्स और वो चल भी रहे हैं, दे आर एडिक्वेट एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए आपके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के, जो भी इसके अंदर लिख के देना होता है। अब गाइस जैसे हमने एफएस को साइन करवाया वैसे बोर्ड रिपोर्ट पे भी साइन होती है। बोर्ड रिपोर्ट पे साइन करता है चेयरपर्सन, देखा देखा सा लग रहा है, अगर चेयरपर्सन ऑथराइज्ड है तो ठीक, नहीं तो 2 डायरेक्टर्स वन ऑफ whom shall be MD। गाइस दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एफएस ऑथेंटिकेशन। एफएस ऑथेंटिकेशन में 4 पॉइंट्स थे, बोर्ड ऑथेंटिकेशन में एक ही पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट है उसका सेम टू सेम। इस सेक्शन का कंप्लायंस ना करने पर कॉन्ट्रावेंशन सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ 134 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 135। 135 है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट अ सेकेंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेक्शन है जिसमें बोला है कि मैंडेटरी किसी भी कंपनी को चैरिटी करना पड़ेगा। ले भैया, चैरिटी तो वॉलंटरी होता था, अपने मन से होता था, आजकल इसको मैंडेटरी कर दिया है। जी हाँ, कौन कौन सी कंपनीज है जिनको ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, कितने अमाउंट का करना पड़ेगा और ये कैसे किया जाता है, इसकी बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है, टर्नओवर सबसे बड़ा लिमिट है, उसका आधा कर दो तो बोला इतना पैसा अगर आपने कंपनी में लगा रखा है, यानी नेटवर्थ अगर आपका 500 करोड़ है और उसमें से 2 जीरो गायब कर दो, यानी अगर आपने प्रॉफिट 5 करोड़ का कमाया, ले भैया सभी कंपनीज को इंक्लूड कर लिया ना, क्योंकि ये सब दोनों लिमिट तो बड़ी थी पर ये लिमिट तो छोटी सी कर दी। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन पे टिक हो जाता है
तो आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। चैरिटी कैसे करते हैं, चैरिटी करते हैं वो मैं बताती हूँ कैसे। चैरिटी ऐसे करते हैं कि आपके पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स 3 साल का प्रॉफिट्स जोड़ते हैं और उसको डिवाइड बाई 3 करते हैं, यानी एवरेज लेते हैं और इस एवरेज का 2% लगा देते हैं, तो वो बन जाती है आपकी अमाउंट जितने की अपने को चैरिटी करनी है। ध्यान रखिएगा, लोकल एरियाज को प्रेफरेंस देना है। गाइस ये करवाना किसके थ्रू है, अब बोर्ड के पास तो 10 अलग काम है, बोर्ड कैसे करेगा ये सब काम, तो इसके लिए ये काम हम देते हैं एक कमेटी को। एक अलग से कमेटी बनाई है हमने चैरिटी के लिए, CSR कमेटी। ये किसे बनानी है, अगेन ये जो कंपनीज है जिसकी भी ये लिमिट हिट होती है उसे ये कमेटी बनानी है। इस कमेटी में होगा कौन, इस कमेटी में होंगे कुल 3 लोग। एनी 3 डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी 3 डायरेक्टर हम यहाँ पे डाल देंगे, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा आदमी जिसका और कोई लेना देना नहीं है काम धाम से, वो सिर्फ यही चीज करे। हम लोगों को CSR कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, वन ऑफ whom shall be इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर जरूरी नहीं है इसको अपॉइंट करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 2 डायरेक्टर से काम हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी में तीसरा आदमी जबरदस्ती लाने की कोई जरूरत नहीं है, 2 डायरेक्टर से काम हो जाएगा। फॉरेन कंपनी, जी हाँ, फॉरेन कंपनी से भी हम चैरिटी करवाते हैं। जैसे कि जो लिमिट्स हिट हुई थी ना हमारी 1000, 500 और 5, वो जिस कंपनी की हिट हुई होती है ना, उसकी होल्डिंग और उसकी सब्सिडियरी तक को भी चैरिटी करनी होती है। साथ ही साथ हमने कहा है ये सब्सिडियरी अगर फॉरेन कंपनी हुई जो इंडिया में काम कर रही है, द फैक्ट दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम इंडियन लैंड मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन लैंड। आपको इंडियन लैंड को पैसा आप देना ही पड़ेगा, आपको काम कर रहे हो अगर यहाँ पे आप कमा रहे हो यहाँ पे, तो आपको फिर यहाँ पे चुकाना भी चाहिए। तो उस केस में हमने कहा है कि इनको भी चैरिटी करनी पड़ेगी। फॉरेन कंपनी अगर चैरिटी करती है तो 2 लोग चाहिए उस कमेटी को बनाने के लिए। उस कमेटी में जो 2 लोग होने चाहिए उसमें से एक आदमी इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए जिससे कोई भी बात कर सकता है। अब लेकिन अगर आपका टोटल चैरिटी 2% मिला के 50 लाख से भी कम आ रहा है, ले भैया इतना पैसा तो खड़े खड़े कोई कंपनी खर्च कर देगी, उसके लिए क्या अलग से कमेटी बनाओ, काम धाम करो, प्लानिंग करो, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए अलग से कमेटी बनाने की। तो ये बेसिक बातें हो गई। चैरिटी के अंदर में क्या क्या चीजें काउंट होती है पहले वो देख लेते हैं। देखो चैरिटी की लिस्ट दे रखी है, हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर लिया, देश के हेरिटेज आर्ट कल्चर के लिए कर लिया, वॉर वेटरन्स, वॉर विडोज, मतलब आर्मी के लिए कुछ कर दिया, रूरल एरियाज के लिए कर दिया, नहीं कुछ किया तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डाल दिया, या फिर आपने टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स में पैसा डाल दिया, रूरल एरिया डेवलप कर दी, स्लम एरिया कर दी, डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया। देव गिवन यू मल्टीपल ऑप्शंस। इसके बावजूद लोग वो चीजें करते हैं जिनको चैरिटी नहीं मानते। कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल चैरिटी नहीं माना जाता, वो देख लेते हैं। देखो कोई भी इंडिया के बाहर अगर आप खर्चा करोगे वो चैरिटी नहीं माना जाएगा। एनीथिंग दैट यू स्पेंड इन इंडिया इज चैरिटी। इंडिया के बाहर जाके भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने नजदीक कर लो ना। क्या तुम्हें स्विट्जरलैंड जाकर के चैरिटी करनी है, इधर ही करो, इधर ही जरूरत है, ठीक है। अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कोई खर्चा नहीं करना है क्योंकि वो तो परक्विजिट हो जाएगा। बहुत चंटे बन रहे हो, वेरी चालाक ब्रो, नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी आप खुद के फायदे के लिए करते हैं, उसको भी चैरिटी नहीं मानेंगे। हाँ, आप जो धंधा कर रहे हैं, आप पार्ले जी बिस्किट बेचते हैं और आप वही फ्री सैंपल बांट रहे हो चैरिटी के नाम पर, भैया इसको मार्केटिंग ट्रिक कहते हैं, हमने भी पढ़ रखा है, तो ये भी आपका चैरिटी नहीं माना जाएगा। मार्केटिंग बेनिफिट्स या स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ किया है, चैरिटी नहीं माना जाएगा। लॉ को फॉलो कर रहे हो, कहते हैं IPF के अंदर में पैसा डाल दिया डिविडेंड वाला, अरे तो वो तो लॉ ने कहा है ना, उसको चैरिटी थोड़ी बोलते हैं। एनीथिंग दैट लॉ हैज आस्क्ड यू टू डू दैट इज नॉट चैरिटी, तो ये चीजों को चैरिटी नहीं कहते हैं। अब अमाउंट डिस्कस हो गया, क्या चैरिटी होती है, कमिटी, कंपनीज हमने देख लिया। तो मैं बता दूं कि ऑडिट कमिटी जो ये CSR कमिटी रहती है वो एक प्लान रेकमेंड करती है और बोर्ड अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करा देता है। कुछ बेसिक बातें और आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इसके अंदर में जो जरूरी है। अगर ये 2% का अमाउंट आप नहीं खर्च कर पाए उस साल में, जो कि बहुत सारी कंपनीज नहीं कर रही थी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल लाना पड़ा हमें क्या रूल लाना पड़ा कि अगर कोई अमाउंट अनस्पेंट रह गया, मतलब आपने नहीं उसको उस साल में कंप्लीट किया, तो कंपनियां क्या कहती थी पता है कि यार हमारा तो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, हमने उसके अंदर में पैसा डाल रखा है और उसके अंदर में हमारा बिजनेस जो है वो हो रहा है और आने वाले सालों में उसका बेनिफिट मिल जाएगा सोसाइटी को। ऐसा कर करके कंपनियां लटका रही थी। गवर्नमेंट को आया गुस्सा, तो जैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट है वैसा अनस्पेंट CSR अकाउंट भी गवर्नमेंट ने बनाने कह दिया।
अब इसमें सबसे पहले आपको ये सवाल पूछना चाहिए, अगर किसी ने अमाउंट नहीं स्पेंड किया तो उस कंपनी से पूछो कि आपका प्रोजेक्ट इसी साल वाला था या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? 1 साल से ज्यादा मगर मैक्सिमम 3 साल तक का, जब से शुरू हुआ तब से लेकर के 3 साल तक के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ईयर ऑफ कमेंसमेंट छोड़ दो, उसके बाद के 3 साल 31 मार्च पे खत्म हो जाएंगे, तब तक उस प्रोजेक्ट को हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मान सकते हैं। तो अगर कोई अमाउंट आपका इसी साल को बिलोंग करता था, मतलब आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था ही नहीं, फिर भी आपने खर्चा नहीं किया वो पैसा, मतलब आप तो यार एकदम ही बदतमीज लग रहे हो, आप तो खर्चा करने की आपकी तो नियत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा देख तेरे से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मुझे दे दे। शेड्यूल 7 में एक फंड है, उस फंड में तुम साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर पैसा डाल, खत्म, तुमसे नहीं हो रहा, हम कर लेंगे चैरिटी। पर अगर कंपनी जिद कर रही है नहीं 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 मेरा तो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं तो आगे कर दूंगा ये खर्चा, तो हमने उसको अल्टीमेटम दिया है भैया 3 साल में आप ये खर्चा कर दो। पर क्या होगा ना, 3 साल तक कंपनी मिसयूज कर रही होगी इस पैसे को, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जैसे ही साल खत्म हुआ, 31 मार्च फिनिश हुआ, आप 30 दिन के अंदर उसे अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो, और अनस्पेंड सीएसआर से वो फंड केवल चैरिटी के लिए यूज हो सकता है। सो नाउ वील प्रिवेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अब हमारा खर्चा भी बर्बाद नहीं होगा। अगर 3 साल हो गए फिर भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो सकता सर, आप वो शेड्यूल 7 वाले फंड में डाल दो। 30 दिन बाद, 3 साल खत्म हुए, उसके बाद 30 डेज मिलेगा आपको, थर्ड ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर आप शेड्यूल 7 में डाल दो, हम कर लेंगे खर्चा। अब शेड्यूल 7 में एक फंड बन रहा है, जब तक के वो फंड नहीं बनता तब तक के शेड्यूल 7 में जो पीएमएनआरएफ या और भी दूसरे फंड्स है ना, उसमें डाल दो पैसा, कोई बात नहीं। तो ये अमाउंट अनस्पेंट अगर कोई बच गया है तो उसकी बातें हो गई है, वरना उसके रिलेटेड पेनल्टी लग जाएगी खतरनाक। इसके अलावा भी सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत सारी और बातें भी इसके अंदर में कह रखी है, तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जो डिस्कस करने लायक लग रही है, थोड़ा फटाफट में। इंपॉर्टेंट वाला सारा डिस्कस हो गया है, क्या चीजें सीएसआर नहीं मानी जाती है वो बता दिया मैंने आपको। कोविड के टाइम पे ड्रग्स फार्मा कंपनीज ने फार्मास्यूटिकल इंजेक्शंस वगैरह जो बनाए वो वैसे उनके नॉर्मल कोर्स में आते हैं, मगर ये नॉर्मल कोर्स एक्चुअली दुनिया के हित के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उस केस में एक्सेप्शन अलाउ किया है, इसको सीएसआर मानने देंगे। सीएसआर पॉलिसी क्या होती है, बेकार टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। हाँ, ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू के लिए काम आएगा। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने कह तो दिया कि प्रीवियस ईयर 1, 2 और 3 का हम एवरेज कर दें और फिर उस पर 2% लगा करके निकाल दें कि कितनी चैरिटी करनी है। पर दो चीजें हैं जो इस नेट प्रॉफिट में नहीं जुड़ेगी, बहुत लॉजिकली समझना। अगर मेरी कंपनी चैरिटी करना चाह रही है मगर मेरे नेट प्रॉफिट में आके ये दो चीजें जुड़ती हैं तो फालतू में ज्यादा चैरिटी करनी पड़ेगी, तो ये दो चीजें हम माइनस करना चाहते हैं नेट प्रॉफिट्स में से। एक मेरी ओवरसीज ब्रांच है, उसने तो इंडिया में कुछ कमाया ही नहीं, उसने कमाया ही बाहर है, बाहर कमा के मुझे डिविडेंड दिया है, तो मैं उस पैसे पे चैरिटी क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारा लॉजिक तो ये है ना कि इंडिया में कमाया तो इंडिया में चैरिटी करूं, पर ये तो मेरी ओवरसीज ब्रांच ने कमाया, मैंने तो कमाया ही नहीं है, तो इस पर हम चैरिटी नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी डिविडेंड जो रिसीव हुआ है बाहर से नहीं, इंडियन सब्सिडियरी से, मगर ये ऐसी इंडियन सब्सिडियरी है, ले भैया इसने तो खुद चैरिटी कर दी 135 के अंदर, और चैरिटी करने के बाद मुझे डिविडेंड दिया है, तो उसी पैसे को अगर मैं प्रॉफिट में वापस जोड़ दूं तो ये 2 बार चैरिटी हो जाएगी, क्यों करे 2 बार चैरिटी? ठीक है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, 1 साल से ज्यादा मगर 3 साल से कम। सीएसआर कमेटी कैसे बनानी है ये बता दिया आपको। कौन कौन सी कंपनीज को सीएसआर कमेटी बनानी है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इनकी क्या बेसिक ड्यूटीज होती है, अमाउंट कितनी होगी, 2% होगी, नहीं अमाउंट यूज किया तो क्या होगा, वी डिस्कस्ड। सीएसआर एक्सपेंडिचर, गाइस कोई भी हालत में आप, कंपनीज बहुत चंटी होती है, ज्यादा खर्चा दिखा देती है, बोले मेरा तो चैरिटी करने में खर्चा ही इतना हो गया, चैरिटी के लिए पैसे ही इतने नहीं बचे, 5% से ज्यादा हम सीएसआर एक्सपेंडिचर ओवरहेड्स अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने सीएसआर करके कोई प्रॉफिट कमा लिया तो वो प्रॉफिट दोबारा उसी प्रोजेक्ट में चला जाएगा, या फिर आप उसे अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो, या फिर आप उसे यूज करो, उसको पीएनएल में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर मैंने 2% से ज्यादा सीएसआर कर दिया इस साल में तो क्या मुझे अगले साल उसे कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा? तो करने मिलेगा 2 शर्त पर। शर्त नंबर 1 कि आपने कमाया हुआ सीएसआर, चैरिटी से कमाया हुआ पैसा आपको अगले साल सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। दूसरा, बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया होना चाहिए कि हम
5%, 10% जो भी चैरिटी कर रहे हैं, ये 1-2 साल के लिए कर रहे हैं, मतलब हम आगे भी इसको सेट ऑफ करना चाहते हैं। CSR अमाउंट में अगर आपने कोई कैपिटल एसेट लिया, गाइज अगर कंपनी कोई लैंड बिल्डिंग खरीद लेती है चैरिटी के लिए, तो जिसके लिए खरीदा है उसके नाम पे कर दो ना, मतलब बेनिफिशियरी के नाम पे या सरकार के नाम पे कर दो, या फिर सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी बना के उसके नाम पे कर दो। हम आपको आपकी बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाने देंगे। बोर्ड रिपोर्ट में पूरी डिटेल दे देना CSR के बारे में, वेबसाइट पे भी चढ़ा देना, नेकी कर वेबसाइट पे डाल। CSR इंप्लीमेंटेशन, अगर आपसे खुद से CSR नहीं होता कोई बात नहीं, आप एक सेक्शन 8 कंपनी या एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, खुद का ट्रस्ट भी सेटअप कर सकते हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट का हुआ है उसके थ्रू भी करवा सकते हो, या कोई सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट का अगर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप उसके थ्रू भी चैरिटी करवा सकते हो। और भी बहुत सारे बेसिक ऐसे प्रोविजंस इस सेक्शन में आते रहते हैं। हर एक कंपनी जिसको CSR करना है खुद इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा, फिर उसको जाके CSR नंबर मिलेगा, फिर वो चैरिटी कर सकते हैं। CSR रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी चैरिटी 10 करोड़ से ऊपर की हो रही है तो आपको एक टीम के थ्रू इम्पैक्ट असेसमेंट कराना है कि आपकी चैरिटी का एक्चुअली असर क्या पड़ रहा है, व्हाट इम्पैक्ट इज इट क्रिएटिंग। शेड्यूल 7 इज ओवर। CG स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। हाँ, वन ऑफ मैराथन या वन ऑफ अवार्ड्स या वन ऑफ चैरिटेबल इवेंट्स को चैरिटी नहीं माना जाएगा, चैरिटी करना है तो ढंग से करो। इसके साथ आपका सेक्शन 135 फिनिश होता है। आते हैं अगले सेक्शन पर, विच इज सेक्शन 136। 136 कहता है इंतहा हो गई इंतजार की, बैठे मेंबर्स तुम्हारे वेट कर रहे हैं तुम्हारी CFS, FS, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट का। कब का? 31 मार्च को साल खत्म हुआ, फिर तुमने बनाया, फिर उसको बोर्ड ने अप्रूव किया, फिर उस पे 4 लोगों ने साइन किया, फिर ऑडिटर को भेजा, ऑडिटर ने ऑडिट किया। अब कब भेजोगे शेयर होल्डर्स के पास? तो कहा है जो जनरल मीटिंग में ये डिस्कस होने वाला है ना कि रिपोर्ट्स अच्छी है कि नहीं, FS सही से बना है कि नहीं, कम से कम 21 दिन पहले हर मेंबर, हर ट्रस्टी और हर अलग आदमी के घर पे पहुंचा दो इसको। घर पे फिजिकल कॉपी, इतने सारे लोगों को, प्रिंटिंग का खर्चा और पेपर की बर्बादी। बोले रुको रुको, अगर लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी, टर्नओवर नेटवर्क दे रखा है 1 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिकली उसके मेल पे भेजा तो भी चलेगा, पर इतने लोगों की मेल आईडी पे भी भेजना जरूरी है क्या? उसके रिलेटेड भी अलग बात बोली है। जिनके पास डीमैट है और जिन लोगों ने ऑनलाइन मोड दिया है उनको जरा इलेक्ट्रॉनिक मोड में कॉपी भेज दो, बाकी सबको फिजिकल कॉपी भेज देना। इसके बाद ये भी कह दिया है कि इतनी बड़ी कॉपी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने सारे होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट अभी मैंने आपको दिखाया 100 पेज की तो बोर्ड रिपोर्ट होती है, फिर ऑडिट रिपोर्ट अलग, फिर उसके बाद में FS अलग, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में एक एक आदमी की मेल आईडी पे, हजारों लोगों की मेल आईडी पे डालू। तो इन्होंने कहा है देखो रुको, लिस्टेड कंपनीज के लिए अगर आप लिस्टेड कंपनी हो 21 दिन पहले अगर ऑफिस पर ही, रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही किताबें खोल के रख दी है वर्किंग आवर्स के अंदर और किसी को भी बोला है कि आप आके चेक कर सकते हो, और आपकी आईडी पर एक छोटा कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको सेलिएंट फीचर वाला FS कहते हैं वो भी भिजवा दिया तो भी चलेगा, एटलीस्ट 21 डेज पहले। बट अगर किसी शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया है, बोला है प्लेज मुझे भेजो सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसको आपको भेजना पड़ेगा। पर सोचो ना कंपनी का काम कितना आसान कर दिया, फ्रॉम सेंडिंग फिजिकल कॉपीज टू एवरीवन टू कमिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी, शॉर्ट फॉर्म में भी अगर आपने भेज दिया तो भी चलेगा। पर एक काम जरूरी है, आपको ये FS और CFS इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पूरे वेबसाइट पर चढ़ाने होंगे, तो कोई भी आदमी जिसको पढ़ने का बहुत शौक होगा वो तो वेबसाइट से भी देख लेगा। नॉट ओनली योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब्सिडियरी का भी सेपरेट ऑडिटेड FS आपको अपनी वेबसाइट पे चढ़ाना है, जितनी सब्सिडियरी हैं सबका ऑडिटेड FS चढ़ाना है। जी हाँ, पर अगर देखो इंडिया में तो ऑडिट मैंडेटरी है, बट अगर मेरी फॉरेन सब्सिडियरी हुई तो क्या? फॉरेन में अगर ऑडिट मैंडेटरी नहीं हुआ तो क्या? मैं सिर्फ इस सेक्शन के लिए उसका ऑडिट करवाऊं अभी फॉरेन जाकर? बोले नहीं, जरूरी नहीं है। अगर उस फॉरेन सब्सिडियरी का ऑडिट मैंडेटरी नहीं है तो आप अनऑडिटेड FS चढ़ा दो उसका वेबसाइट पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक काम करिएगा, अगर वो इंग्लिश में नहीं है, दूसरा भाषा में है, तो भाषा हमको चिंग चैंग पौ समझ नहीं आएगा ना, तो उसका एक ट्रांसलेटेड कॉपी साथ में अपलोड कर देना। A company shall also allow every member, trustee, debenture holder to inspect these FS.
देखा, हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देखने नहीं मिल रहा था, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको जरूर देखने को मिल रहे हैं। ये लिस्टेड कंपनी के केस में हमारी पूरी बात हो गई। गाइज, अगर 21 दिन पहले हम एफएस नहीं भेज पाए लोगों को तो क्या? गाइज, इन्होंने कहा है 21 दिन पहले आप नहीं भेजोगे तो भी कुछ केसेस में चलेगा। कब चलेगा? जब मेजॉरिटी इन नंबर एंड 95% इन होल्डिंग लोग आपको अलाउ करें कि चलेगा, हमको कम दिन पहले मिला तो भी अपन बहुत फास्ट है, अपन पढ़ लेंगे, तो आप 21 दिन से कम दिन बचे हो ना तो भी भेज सकते हो, मतलब लेट भी भेजा तो भी चलेगा, मीटिंग आप होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी में 21 डेज मिलते ही नहीं है, 14 डेज पहले भेजा तो भी चल जाता है। सेक्शन 8 कंपनी तो चैरिटी कंपनी होती है, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती उसके अंदर। 136 के अंदर मोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ई मोड इलेक्ट्रॉनिकली, ये मैंने आपको ऑलरेडी पूरा समझा दिया है। कॉन्ट्रावेंशन अगर इस सेक्शन का किया तो पेनल्टी उसकी। इसके साथ 136 में आपने सभी को भेज दिया घर पे। एक आदमी है जो अब तक इंतजार कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टार्टिंग से, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन आवर पंचायती रजिस्ट्रार। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। कब फाइल कर देना होता है भाई? जिस दिन आपने एजीएम रख ली, वाह वाह, एजीएम हो गई, एफएस सीएफएस अडॉप्ट हो गए, सभी लोग खुश हैं, तैयार है और बोला है कि एफएस जबरदस्त बने हैं, 30 दिन के अंदर अंदर भेज दो रजिस्ट्रार को। अगर एफएस हुई, एजीएम हुई और एफएस नहीं पसंद आया, अनअडॉप्ट हो गए, ले भैया, मतलब अपन ने एफएस को अडॉप्ट ही नहीं किया, अपन ने बोला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो मीटिंग अडजर्न हो जाएगी। अडजर्न मीटिंग होते ही आपको वापस तो मीटिंग करनी पड़ती है ना, मीटिंग अगर अडजर्न हो जाती है तो डायरेक्टर जिद करने लगा, बोले मैं रजिस्ट्रार को नहीं भेजूंगा क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई, एफएससी अडॉप्ट नहीं हुए ढंग से, तो अभी क्या भेजने का उसको। तो यहाँ पे रियल रूल बोला है कि भले ही तुम्हारा मीटिंग अडजर्न हो गया हो, भले ही तुम्हारे एफएस अडॉप्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप एक बार प्रोविजनली अनअडॉप्टेड एफएससी भेज दो रजिस्ट्रार के पास 30 दिन में। फिर जब आप दोबारा एजीएम कर लोगे ना, अडजर्न एजीएम के 30 दिन के बाद फाइनल एफएस वापस भेज देना। अगर मीटिंग ही नहीं हुआ तो डायरेक्टर तभी भी जिद थे, बोले मेरा तो एजीएम ही नहीं हुआ, मैं क्या एफएस भेजूं। रुक, अब तो तुझे डबल फाइन लगेगा, क्योंकि तुझे ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंट एजीएम से 30 दिन में भेजने हैं, पर एजीएम तो हुआ नहीं, तो फिर 30 दिन कहां से गिने? लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, कौन सा डेट होता है ये? सितंबर एंड में भाई, 6 महीने के अंदर अंदर साल खत्म होने के लास्ट डेट होती है। 3 लिमिट्स होती है, तीनों में से विचेवर इज अर्लियर पे कर देते हैं अपन, और वो विचेवर इज अर्लियर में यही डेट आती है। अपन को एजीएम रखना ही रखना है, एजीएम नहीं रखा तो सितंबर एंड से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एफएस तो फाइल करना ही है, साथ ही साथ अब तो रीजन भी बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं रखा आपने एजीएम। कोविड आ गया था, लोगों को मिलना अलाउड नहीं था, ऑनलाइन रख लेते, ऑनलाइन भी नहीं रखा तो यू मस्ट हैव अ सॉलिड रीजन कि आपने क्यों एजीएम नहीं रखा। ओके, अब जैसे ही आपका एफएस अडॉप्ट हो गया, आपको फाइल तो करना है 30 दिन के अंदर, अनअडॉप्ट हुआ तो भी फाइल करना है, अगर मीटिंग नहीं हुआ तो भी फाइल करना है। फाइल कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है? तो बोला है ये कुछ कंपनियां हैं जिनके हम लिस्ट आपको दे रहे हैं, इनको XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में फाइल करना पड़ता है। कौन है वो कंपनियां? नंबर 1 लिस्टेड। लिस्टेड ने गुनाह किया है, उसको तो सब जगह फुल रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो लिस्टेड को XBRL फॉर्मेट में फाइल करना है। लिस्टेड की सब्सिडियरी भी फंस गई, फसली। लिस्टेड एंड देयर इंडियन सब्सिडियरीज आल्सो हैव टू फाइल इन XBRL फॉर्मेट। बाकी कंपनी, कितनी छोटी छोटी कंपनीज को फंसा दिया है देखो। पेड अप कैपिटल 5 करोड़ लगाया खुद का तो भी चलो आओ XBRL में। टर्नओवर 100 करोड़, हर एक कंपनी जिसको इंड AS लग रहे हैं सबको फंसा दिया। गाइस, एक बार जो आपने जिंदगी में XBRL फॉर्मेट फाइल कर दिया तो फिर अब आपको जिंदगी भर XBRL फॉर्मेट में ही फाइल करना है। कुछ कंपनियां हैं जिनको फुल छूट दे दी, XBRL लगेगा ही नहीं। NBFC, HFC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनको बिल्कुल XBRL में नहीं करना। अच्छा, अपन कह रहे थे एजीएम होगा उससे 30 दिन में फाइल करना पड़ेगा, पर ओपीसी में तो एजीएम होता ही नहीं, एक ही आदमी है, वो तो घर बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पे एजीएम कर लेता है, तो उसका क्या? तो उसका बोला है उसको 180 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। इसको तो 30 दिन कम मिले। नॉर्मल कंपनीज में 180 डेज में तो एजीएम होता है ना, 6 मंथ्स फ्रॉम द ईयर एंड, फिर 30 दिन और मिलते हैं। इसको 180 डेज में फाइल ही कर देना है, क्योंकि इसकी मीटिंग तो घर पे ही हो गई होगी।
ओके, सब्सिडियरी वाले प्रोविजंस, हमने हमारी खुद की एफएस तो दिया ही है पंचायती को, उसको हमारी सब्सिडियरी की एफएस भी चाहिए। तो सब्सिडियरी के एफएस के रिलेटेड सेम रूल्स है गाइस कि उसका भी ऑडिटेड एफएस भेजो। ऑडिटेड एफएस तो भेजना ही है, पता है उसको, एफएस को वैसे भी करना है, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट भी उसका जितना हो सके इंडियन कंपनी से मैच करना है, पर जितना पॉसिबल हुआ उतना, जितना नहीं पॉसिबल होता है ना उसमें डेविएशन का रीजन बता दो, और जितना भी तुम ऑडिट नहीं करा पा रहे हो तो अनऑडिटेड दे दो, कोई बात नहीं चलेगा, बस लिख देना कि उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इंग्लिश में नहीं है तो प्लीज ट्रांसलेटेड कॉपी अटैच करके आपको रजिस्ट्रार को दे देना है। ऑल दोज सेम रूल्स जो अपन ने वेबसाइट के लिए फॉलो किए थे, रजिस्ट्रार को देने में भी सेम रूल ही है। ये सक्सीडिंग ईयर्स वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर एक बार आपने XBRL फॉर्मेट में फाइल कर दिया तो जिंदगी भर आपको XBRL AOC 4 में ही फाइल करना पड़ेगा। इस पूरे सेक्शन का उल्लंघन करने पर ये मैक्सिमम पेनल्टी आपको लग जाएगी। और इसके साथ हमारा फिनिश होता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। एक सेक्शन और है जो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ ऑडिट में पढ़ाने का, क्योंकि 138 सेक्शन कुछ ऐसा है जो इंटरनल ऑडिट का है। ये चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज खत्म हुआ, फिर अपन अंदर ही एक बंदा रख के इंटरनल ऑडिट कराते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट 139 से शुरू होता है। तो बता देती हूँ 138 क्या है। 138 चार तरीके से किस किस कंपनी को लग रहा है बता देती हूँ। सभी लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है अंदर भी एक बंदा रखना ऑडिट के लिए, इंटरनल ऑडिट भी करवाना। अनलिस्टेड हो तो आपको 4 लिमिट लगती है, 25, 50, 100 और 200। क्या 4 लिमिट लग रही है? 25, 50, 100, 200। सबसे बड़ी लिमिट हमेशा टर्नओवर होती है, उसका आधा मांगा हुआ पैसा, खुद का लगाया हुआ उससे भी कम, और पब्लिक डिपॉजिट्स लिया है 25 करोड़ का। अगर इनमें से एक भी लिमिट हिट होती है और आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको मैंडेटरी इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो बड़ी वाली 2 लिमिट खाली, प्राइवेट कंपनी को हम थोड़ी ज्यादा छूट देना चाहते हैं तो 100 करोड़ और 200 करोड़ वाली लिमिट लगाई है। इनमें से एक भी लिमिट हिट हुई तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। गाइस, इंटरनल ऑडिटर पर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जो एक्सटर्नल ऑडिट पर है, पर एक्सटर्नल ऑडिट पे क्या रेस्ट्रिक्शंस है ये हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन इंटरनल ऑडिट कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है। इवन गाइस, एक्सटर्नल ऑडिटर तो सिर्फ सीए यानी एक इंसान ही बन सकता है, एक्चुअली इंटरनल ऑडिट तो एक कंपनी भी बन सकती है, मतलब इवन अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन डू इट। आप उसे एम्प्लॉय की तरह रख भी सकते हो कंपनी के अंदर, और उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ डिस्कस होते हैं, स्कोप फंक्शनिंग उसको बताई जाती है। इसके साथ हमारा सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट भी यहाँ पे होता है फिनिश, एंड वी आर डन विद अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।